Hello everyone, welcome to the Brain Bloom, where minds bloom with wisdom. Welcome to my channel again. I am Sumaya Rafiq. So let's discuss the important concepts of communication skills. In this video series, we are discussing all the chapters one by one related to communication skills of BS classes. So today we are discussing the week 7 and chapter number 7, modes of communication. Here we discuss the two important contents of this chapter. The first one is audience and purpose, and the second one is identifying the purpose and audience in different texts. So this chapter is about the modes of communication related to audience and purpose and identifying the purpose. Here we learn about the different ways we communicate and how to choose the best method for our effective communications. So let's move to the introduction of this chapter. What are modes of communication? Modes of communication इसको आप पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके होंगे कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती हैं. मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्चुअली वो वेज होते हैं जिनके थ्रू हम किसी से राब्ता करते हैं या किसी से गुफ्तगू करते हैं. मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में फर्स्ट वन और इम्पोर्टेंट वन है वर्बल कम्युनिकेशन, जिससे हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बोल कर कम्युनिकेट करते हैं. सेकंड वन है नॉन वर्बल, मीन्स दैट कम्युनिकेटिंग विद द बॉडी जेस्चर्स एंड पोस्चर्स और आई कांटेक्ट और अदर हो सकते हैं आपके और भी बहुत सी चीज़ें जिससे आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. ओके, हैंड मूवमेंट हो सकती है आपकी, टोन हो सकती है आपका जो है. इसी तरह थर्ड वन है रिटन कम्युनिकेशन, ईमेल के थ्रू, पैराग्राफ राइटिंग के थ्रू, कोई इन्फॉर्मेशन राइट करके या कोई वर्ड एक्सेल की कोई शीट बना के, कोई डाटा बेसिस के थ्रू आप रिटन कम्युनिकेट कर सकते हैं. और फोर्थ वन है विजुअल कम्युनिकेशन, जैसा कि टीवी वगैरह या विजुअल का यूज़ करके जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो वो विजुअल कम्युनिकेशन है. इस स्लाइड के अंदर आपको एक इमेज दिखाई गई है जिसमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन दिखाए गए हैं. ये आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन से 3 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को हमने यहाँ पे शो किया हुआ है. ओके, ईच मोड सर्व्स डिफरेंट पर्पसेस. इसमें से वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल, ये जो सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं ये डिफरेंट पर्पस को सर्व करते हैं और इनकी सिलेक्शन को हम किस तरह करते हैं या इनको चूज़ करते हैं वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि कंबाइन डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या ऐसा हो सकता है कि हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन को कंबाइन कर लें, या फिर वर्बल के साथ हम कोई और यूज़ नहीं कर सकते, या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फिर हम वर्बल को यूज़ नहीं कर सकते, या रिटन के साथ हम वर्बल यूज़ नहीं कर सकते. तो इसको हम देख लेते हैं कि वर्बल प्लस नॉन वर्बल, इसको हम यूज़ करते हैं बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम सपोर्ट कर रहे होते हैं अपने स्पोकन वर्ड्स को. तो ये होती है वर्बल और नॉन वर्बल का कम्बिनेशन. रिटन और विजुअल, रिटन में हमने रिटन टेक्स्ट के थ्रू जब कम्युनिकेट किया, कोई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, साथ ही हमने विजुअल्स अटैच कर दिए, कोई इमेज लगा दी, जैसे यहाँ स्लाइड में हम इमेज लगा देते हैं या कोई ग्राफ लगा देते हैं. तो रिटन कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए कोई डायग्राम, कोई चार्ट, कोई इमेज शो की, तो वो हमारी रिटन और विजुअल जो है वो कंबाइन कम्युनिकेशन हो जाएगी. अब हमने इनमें से चूज़ कैसे करना है कि कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बेस्ट है. अब इसको बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन तब ये होगा जब हम इसको चूज़ करेंगे किसकी बेस पर, या तो ऑडियंस की बेस पर, पर्पस की बेस पर, या अर्जेंसी की बेस पर, या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैसेज. अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से कि ये किस तरह ऑडियंस से हम कैसे चूज़ करते हैं या फिर पर्पस को देखते हुए कैसे चूज़ करते हैं. मोड ऑफ कम्युनिकेशन कि अगर आप देखें, ऑडियंस देखें, आपकी ऑडियंस जो है किसी और सिटी में है या किसी और कंट्री में है, तो आप उसको कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई रिपोर्ट भेजना चाहते हैं, तो आप विया ईमेल कर सकते हैं, मींस दैट रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं.
ठीक है। और अगर आपकी ऑडियंस आपके इन फ्रंट है तो आप वर्बल और नॉन वर्बल का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन भी है। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन में के अंदर क्या आता है कि आपने मकसद देखना है, आप किसी के साथ डाटा शेयर या इन्फॉर्मेशन या कोई नॉलेज ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है। जैसा कि आपकी क्लासेस में आकर डेली आपको कोई लेक्चर दिए जाते हैं तो वहाँ आपकी टीचर का जो पर्पस है आपसे कम्युनिकेट करने का वो होता है आपको कुछ न्यू सिखाना, या फिर लैब में ले जाके आपको क्या एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है, वहाँ जो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी वो वर्बल होंगी, रिटन नहीं होंगी। तो ये पर्पस को देखते हुए हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, अर्जेंसी। इसी तरह अगर आपने कोई अर्जेंटली कोई कमांड देनी है, कोई सीरियस एसएमएस करना है या कोई ईमेल करनी है जो बहुत ज़्यादा अर्जेंसी की बेस पर है, तो उसके लिए आपने कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन के फ़ौरन जाके कह दें, इतला दे दें, फ़ौरन आप चले जाएं, सफ़र कर लें किसी जगह का, या फिर आप ईमेल, हो सकता है वो ईमेल बंदा चेक ना करता हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू उसको कांटेक्ट कर लेते हैं, या फिर ये भी है कि आप ऑनलाइन अगर आपको शो नहीं होता तो आप टेक्स्ट कर लेते हैं या कॉल कर लेते हैं। तो ये अर्जेंसी की बेस पर भी हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन को सिलेक्ट करते हैं। द फोर्थ वन इज़ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैसेज, कि आपका मैसेज जो है कितना कॉम्प्लेक्स है कि आपके जाए बगैर समझ नहीं आना, या फिर कोई सीक्रेट की बातें हैं जो आप खुद जाकर ही बता सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैसेज, जैसा कि घरों में बैठ के औरतें एक दूसरे की बुराइयां करती हैं तो उसमें भी देखें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैसेज होता है कि आप जिस बंदे को मैसेज दे रहे होते हैं और जिसके खिलाफ दे रहे होते हैं वो क्योंकि नहीं होता, और आप ये कहकर अच्छा मैं आपको बता रही हूँ, आपने ये किसी को बात नहीं बतानी, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैसेज की बुनियाद पर भी आप जो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन सेलेक्ट करते हैं कि खुद जाकर बताना है, किसी के हाथ के हलवा भेजनी है कोई बात, या फिर कोई ईमेल राइट करनी है या क्या। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैसेज भी इस बेस पर भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इस चैप्टर के फर्स्ट कंटेंट की तरफ हम आते हैं कि हमने मोड ऑफ कम्युनिकेशन, अभी जो पीछे हमने मोड ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किए और फिर हमने जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन को चूज़ करने के लिए वो बेसिस डिस्कस की, उसके लिए हम ऑडियंस और पर्पस को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ऑडियंस को कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है। द ऑडियंस इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल हु विल रिसीव योर मैसेज। ये वो लोग होते हैं, वो ऑडियंस होती है या रिसीवर होता है, समझ लें आपके मैसेज का, जो आपके मैसेज को रिसीव करता है। योर ऑडियंस कुड बी योर क्लासमेट्स, योर टीचर्स, योर कस्टमर्स और जनरल पब्लिक। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस इज इम्पोर्टेंट टू नो हु इज़ योर ऑडियंस इज़ बिकॉज इट हेल्प्स यू डिसाइड हाउ टू प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन। ये डिसाइड करेगा कि आपकी ऑडियंस के मुताबिक फिर आप अपना मैसेज, उसकी अरेंजमेंट, उसका स्ट्रक्चर और अपनी इन्फॉर्मेशन को सेट कर सकें और फिर उनसे कम्युनिकेट कर सकें। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जैसा कि फर्स्ट वन जनरल ऑडियंस, पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स एंड इंटरेस्ट। जनरल पब्लिक वो होगी जो कि हजूम होगा उन लोगों का, या कुछ वो लोग होंगे या एक बंदा भी हो सकता है जो कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो और उसके इंटरेस्ट मुख्तलिफ हों। मीन्स वो एक जैसे लोग एक ही एज के नहीं होंगे, एक ही इंटरेस्ट रखने वाले लोग नहीं होंगे, या एक ही बैकग्राउंड से आए हुए लोग नहीं होंगे जिनसे आपने कम्युनिकेट करना है। द सेकेंड वन इज़ स्पेशलाइज्ड ऑडियंस। स्पेशलाइज्ड ऑडियंस जो होगी ये वो लोग होंगे जो कि स्पेसिफिक नॉलेज और इंटरेस्ट की बेस पर इकट्ठे होंगे इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसा कि कुछ साइंटिस्ट इकट्ठे हो जाएं तो सबका इंटरेस्ट एक ही होगा, एक ही पर्पस के लिए सब इकट्ठे होंगे, या एक्सपर्ट्स, या लाइक हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसा कि आपकी एक क्लास जो कि एक लेक्चर लेने के लिए एक क्लासरूम के अंदर मौजूद है, तो वो एक स्पेशलाइज्ड ऑडियंस है क्योंकि उन सब के इंटरेस्ट भी एक ही हैं और उनका सब्जेक्ट भी एक ही है और एक ही पर्पस के लिए वो लोग वहाँ पर बैठे हैं। समहाउ आप लोगों की एजेस भी तकरीबन एवरेज में होंगी, एवरेज अगर की जाए तो तकरीबन एक जैसी होंगी। इसी तरह फिर थर्ड वन टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस क्या है? स्पेशलाइज्ड और जनरल का तो पता लग गया कि जनरल जो कहीं से भी आए होंगे लोग, उनके इंटरेस्ट और जो बैकग्राउंड्स है वो वेरियस होंगे, मैच नहीं करते होंगे। स्पेशलाइज्ड ऑडियंस का एक ही जैसे बैकग्राउंड तकरीबन और जो उनके इंटरेस्ट हैं वो भी तकरीबन मिलते जुलते होंगे, तो वो जो है स्पेशलाइज्ड ऑडियंस होगी। इसी तरह अब टारगेट ऑडियंस क्या होगी?
यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग इमेज लगाई हुई है मैंने कि एक बंदे के हाथ में जो है वो मकनातीस है और देखें वो किस तरह उसके थ्रू लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रैब कर रहा है। तो टारगेट ऑडियंस इसी तरह कि आपने किस तरह के लोगों को अपनी तरफ रीच देनी है, किस तरह के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। अ स्पेसिफिक ग्रुप दैट यू वांट टू रीच विथ योर मैसेज, जैसा कि टीनेजर्स हो सकते हैं फॉर अ फैशन ऐड, किसी फैशन ऐड के लिए टीनेजर्स को आपने टारगेट किया हुआ है। ओके, इसी तरह आपने टारगेट किया हुआ है कि जो रिटायर्ड पर्सन हैं किसी पॉलिसी को देने के लिए या जो रिटायरमेंट के करीब हैं, तो वो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टाइप्स ऑफ ऑडियंस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस। अब हम देख लेते हैं कि ऑडियंस तो हमने अंडरस्टैंड कर ली, इन ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने से हमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन की सिलेक्शन में आसानी होगी। अब हम देख लेते हैं कि पर्पस को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम लोग। द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज द रीज़न बिहाइंड सेंडिंग अ मैसेज, कि किसी मैसेज को भेजने के बिहाइंड जो रीज़न होती है असल में वो होता है आपका पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। इट हेल्प्स यू टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ मैसेज टू सेंड एंड हाउ टू सेंड इट, कि किस तरह का आपने मैसेज भेजना है और कैसे भेजना है। तो फिर वही बात कि कम्युनिकेशन के मोड को सिलेक्ट करने के लिए पर्पज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पर्पज़ ऑफ द कम्युनिकेशन, द मेन पर्पज़ ऑफ द कम्युनिकेशन आर, या तो फिर आपने किसी को इन्फॉर्म करना है, ये एक पर्पज़ हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन का। टू इन्फॉर्म मीन्स शेयरिंग नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, कि कुछ फैक्ट्स का नॉलेज आप किसी से शेयर करना चाह रहे हैं, जैसा कि एक न्यूज़ रिपोर्टर कुछ इन्फॉर्म कर रहा होता है या फिर कोई ऑफिशियल जो है किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्म करना चाहता है। इसी तरह टू परसुएड, जो सेकंड पर्पज़ है कि आप ट्राई कर रहे हैं टू कन्विंस समवन, किसी को कन्विंस करने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं कि वो आपके साथ एग्री कर जाए, या फिर आप कोई चीज़ सेल करने जा रहे हैं, तो फिर भी आप की जो कम्युनिकेशन होगी उसका पर्पज़ होगा टू परसुएड, कि आप उसको एग्री कर रहे हैं कि वो आपकी इस चीज़ की क्वालिटी, जो चीज़ आप सेल करने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी से जो मुतमईन हो जाए और इसको परचेज़ करने के लिए एग्री हो जाए और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो तकरीबन एग्री कर जाए। ओके, सो ट्राइंग टू कन्विंस समवन टू एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू और टेक एक्शन, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट होती हैं या पॉलिटिकल स्पीचेस आप देखें, आप पॉलिटिशियंस जो हैं वो स्पीच कर रहे होते हैं कि वो आपको परसुएड कर रहे होते हैं, आपको एग्री कर रहे होते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर। The third one is to entertain. To entertain, provide enjoyment and amusement, जैसा कि आप कोई ड्रामा देखते हैं, कोई स्टोरी, कोई मूवीज़, तो उनका पर्पज़ क्या होता है, उस कम्युनिकेशन का पर्पज़ होता है कि वो आपको एंटरटेन करना चाह रहे होते हैं। द फोर्थ एंड फाइनल वन इज़ टू एक्सप्रेस फीलिंग, कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। शेयरिंग इमोशंस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस लाइक पर्सनल ब्लॉग्स एंड पोइट्री जो कि होती है, वो भी आपको पोइटिस्ट जो होती हैं या पोइटिस्ट होती हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही होती हैं थ्रू देयर पोइट्री। Knowing the purpose of your message helps you to choose the right tone, language and format for your communication. अब मकसद को जानने के बाद कि क्या पर्पज़ है आपका बिहाइंड द कम्युनिकेशन, तो आपको आसानी होगी कि आपने कम्युनिकेशन, जो मैसेज आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ये जो मैसेज भेजना चाह रहे हैं वो किस तरह का होना चाहिए और किस तरह के मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू आपने उस मैसेज को ट्रांसमिट करना है। तो इसी तरह ऑडियंस और जो आपका पर्पज़ है ये दोनों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं फॉर चूजिंग द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड कंटेंट जो है वो इस चैप्टर का वो है आइडेंटिफाइंग पर्पस एंड ऑडियंस। अब हमने आइडेंटिफाई करना है पर्पस और ऑडियंस को इन डिफरेंट टेक्स्ट। व्हेन रीडिंग और एनालाइजिंग अ टेक्स्ट इट्स एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द पर्पस, कि जब आप कोई टेक्स्ट रीड कर रहे हों या उसको एनालाइज कर रहे हों किसी भी रिटन मटेरियल के टेक्स्ट को, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि वहाँ पे क्या पर्पज़ है राइटर का वहाँ पे लिखने के लिए। आस्क योर सेल्फ व्हाट इज़ द राइटर ट्राइंग टू अचीव, राइटर क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है। इज़ द गोल टू इन्फॉर्म, क्या उसका गोल है कि वो हमें इन्फॉर्म करे, परसुएड करे, एंटरटेन करे या एक्सप्रेस करे किसी भी फीलिंग को। तो ये आपने रिटन मटेरियल के बिहाइंड एनालाइज करके खुद से ये सवाल पूछने हैं कि राइटर जो है इस रिटन टेक्स्ट के थ्रू क्या पर्पस जो है वो अचीव करना चाह रहा है, क्या गोल अचीव करना चाह रहा है। कुछ एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे जिसको देखने से हमें पता लगेगा कि इसके बिहाइंड जो है, इस रिटन मटेरियल के बिहाइंड ऑथर का या राइटर का क्या पर्पस है। फर्स्ट वन है
A newspaper article might aim to inform about current event. इसी तरह a persuasive essay might aim to convince readers to adopt a particular viewpoint. A story, a short story or a story might aim to entertain and engage readers. ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर कर रही हैं कि एक न्यूज़पेपर आर्टिकल का जो पर्पस होता है वो इन्फॉर्म करना होता है, परसुएसिव ऐसे का जो पर्पस होता है वो किसी को कन्विंस करने का होता है, और इसी तरह शॉर्ट स्टोरी के बिहाइंड जो पर्पस ऑफ द राइटर होता है वो होता है टू एंटरटेन द पीपल. Once you know the purpose, the next step is to figure out who the audience is. This helps you to understand the language, style and structure of the text. आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आपकी ऑडियंस है, अब आप फिगर आउट करेंगे कि उन ऑडियंस के मुताबिक आपने अपने टेक्स्ट को, स्टाइल को, स्ट्रक्चर को या लैंग्वेज को इन कम्युनिकेशन आपने कैसे उसको आल्टर करना है या उसमें एडिटिंग करनी है या किस तरह उसको मोल्ड आउट करना है, स्ट्रक्चर करना है या सेट करना है. फॉर एग्जाम्पल, अ टेक्स्ट बुक इज रिटन फॉर स्टूडेंट्स and often uses clear, informative language. A social media post might be aimed at young adults using casual and engaging language. A research paper might be written for experts or academics in a specific field using formal and technical language. अब इन ऑडियंस से आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा कि इन ऑडियंस को देखते हुए स्टूडेंट्स को, यंग अडल्ट्स को, एक्सपर्ट्स को या एकेडमिक्स को देखकर हमने किस तरह का मीडिया यूज़ करना है, जैसा कि टेक्स्ट बुक है, कोई सोशल मीडिया पोस्ट लगानी है या कोई रिसर्च पेपर लिखना है. तो इन ऑडियंस को देखते हुए जो आपके राइट साइड पे नज़र आ रही हैं, राइट हैंड साइड पे, इन ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को, यंग अडल्ट्स को या एक्सपर्ट्स और एकेडमिक्स को देखकर हमने आइडेंटिफाई कर लेना है या चूज़ कर लेना है अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन. You can often identify the audience by looking at the language used, formal है या informal है, the content of the message complex है या simple है, the examples और references included in the written text technical हैं या general हैं. तो इन चीज़ों को देखकर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को कि आपकी ऑडियंस क्या है, किस तरह की आपकी ऑडियंस है, या क्या ऑडियंस डिमांड कर रहा है एक रिटन टेक्स्ट, या ऑथर का क्या, किस ऑडियंस को ऑथर जो है वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है या इन्फॉर्म करने की या फिर एंटरटेन करने की. सो वाई आइडेंटिफाइंग ऑडियंस एंड पर्पस इज़ इम्पोर्टेंट. ऑडियंस को और पर्पस को आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है? अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस एंड पर्पस हेल्प्स इन क्राफ्टिंग अ मैसेज दैट इज़ इफ़ेक्टिव. अगर आप अपनी ऑडियंस को जानते हैं कि आप अपना मैसेज किसको पहुंचा रहे हैं और किस मकसद के लिए पहुंचा रहे हैं, तो इससे आपको पहले ही आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह का मैसेज करना है, कौन सी टोन वहाँ पे यूज़ करनी है, स्ट्रक्चर क्या रखना है, इजी टू कॉम्प्लेक्स रखना है, जनरल टू ओवरऑल रखना है, मीन्स दैट इंडक्टिव वे हो या डिडक्टिव हो, जनरल टू स्पेसिफिक हो या स्पेसिफिक टू जनरल हो. तो इस तरह आपको मैसेज को स्ट्रक्चर करने में भी आसानी होगी, टोन को सिलेक्ट करने में भी आपको हेल्प होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग एन ईमेल टू अ प्रोफेसर और योर सुपरवाइज़र, योर टोन शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड फॉर्मल. अगर आप कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन, कोई ईमेल राइट कर रहे हैं या कोई रिटन एप्लीकेशन दे रहे हैं हार्ड फॉर्म में भी, तो उसमें अगर जाहिर सी बात है वो अगर आप किसी इदारे को भेज रहे हैं, किसी लेक्चर प्रोफेसर को भेज रहे हैं, तो उसके लिए आपको आपकी टोन जो है किस तरह रखनी पड़ेगी, रिस्पेक्टफुल और फॉर्मल. इसी तरह इसके अदर साइड पे देख लेते हैं कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड को कोई हेलो हाय करने लगे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन देने लगे हैं या फिर कोई मैसेज टाइप करने लगे हैं, तो आपकी वहाँ पे टोन क्या होगी, कैजुअल होगी और फ्रेंडली होगी, और जो कि बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी. सिमिलरली द पर्पस विल डिटरमाइन द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ योर मैसेज. इसी तरह इसके बिहाइंड जो आपका पर्पस होगा कि आप अपने फ्रेंड के साथ कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं या फिर उसको कुछ इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं या कोई कॉल टू एक्शन दे रहे हैं, वो आपका पर्पस होगा. और क्या आगे आपका जो ऑडियंस है वो आपका फ्रेंड है, तो इसके लिए आपको जो है टोन आपकी कैजुअल रखनी होगी. इसके लिए भी आपको हेल्पफुल होगी कि आपने कंटेंट जो है मैसेज का वो क्या रखना है और कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन सेलेक्ट करना है. यहाँ इनको रीड आउट करने के बाद हमें आइडिया हो गया कि हम लोगों ने किस तरह पर्पस और ऑडियंस को देखते हुए अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिलेक्ट करना है.
So practice giving a short speech, record yourself, observing body language, write a clear email, create an infographic. इन चीज़ों से प्रैक्टिस करने से आप सीख सकते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन को बेटर करना है, कम्युनिकेशन मोड्स कैसे यूज़ करने हैं ऑडियंस और पर्पस को देखते हुए। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ताकि आप मोड ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ट सेलेक्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस एंड अकॉर्डिंग टू योर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. So conclusion of the whole discussion is that mastering different modes of communication helps to convey messages effectively. आपका मैसेज इफेक्टिवली कन्वे करने में ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्पफुल हो सकते हैं. सो यूज़ द राइट कॉम्बिनेशन फॉर योर ऑडियंस एंड पर्पस कि आप वर्बल और नॉन वर्बल या रिटन के साथ विजुअल का कॉम्बिनेशन किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने ऑडियंस और पर्पस को देखते हुए. अब ये जो भी लेक्चर्स था पूरा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपकी प्रैक्टिस ही आपको मोर परफेक्ट बनाएगी कि आपने मोड ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह यूज़ करना है और फिर कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑडियंस और पर्पस को देखते हुए कैसे सिलेक्ट करना है. ये आपकी कम्युनिकेशन में बेटर इफेक्टिव इफ़ेक्ट लाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. By using verbal, non-verbal, written and visual communication appropriately, you can ensure that your message are understood and received effectively to your audience. So that's all for today's lesson. Hope you learned well and something new. Keep blooming, keep learning. Don't forget to learn, like and subscribe for more content from Brain Bloom. Until the next video, stay blessed and curious. Goodbye.